उसको हातमा देश सुम्पने भन्ने कुराको निर्क्यौल गरेछ। शेरबहादुर देउबाको हातमा कि म केपी शर्मा ओलीको हातमा। त्यसैले भोट हाल्नु अघि दुई भविष्यलाई सम्झिनु होला। पहिलो तपाईको आफ्नै भविष्य र दोस्रो तपाईका छोराछोरीको भविष्य। प्रिय मतदाता, म झुटो बोल्दिनँ, सत्य छोड्दिनँ। तपाईलाई थाहा छ म पटक पटक मृत्युको मुखमा पुगेर फर्किएको व्यक्ति हो। अहिले देश केही व्यक्ति र समूहको निजी स्वार्थ जोडिएर बनेको गठबन्धनले चलाइरहेको छ, जसको कुनै राष्ट्रिय उद्देश्य छैन। यही गठबन्धन रहिरहे मुलुक बर्बाद हुनेछ। तपाईँ र तपाईँका छोराछोरीको भविष्य समेत बर्बाद हुने। त्यसैले आज म यस सन्देश मार्फत तपाईसँग भोट माग्दैछु। तर मैले मागेको भोट एमालेको जितको लागि होइन। म तपाईँ र तपाईँको सन्तानको सुखका लागि, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा र 5 वर्ष टिक्ने स्थिर सरकारका लागि भोट माग्दैछु। यो त्यतिखेर मात्र सम्भव हुनेछ जब तपाईले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहुनेछ। त्यसैले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्। धन्यवाद। वेलकम, स्वागतम द डिक्टेशन मास्टर पर। नेपाली लोकतंत्र अभी अपनी किशोरावस्था में ही पहुंचा है। गणतंत्र बनने के 14 साल बाद भी कई ठोकरें अब भी लग रही है। जैसा कि फिलहाल वहां पर चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो उसमें जो उठापटक चल रहा है, तोड़ना जोड़ना चल रहा है, वह बेहद ही रोमांचकारी है। इस बार माओवादी केंद्र के पुष्पकमल दहल प्रचंड, जो कि 275 में से सिर्फ 32 सीटें ही लाई थी, फिर भी वह देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये जरूर है कि वह कितने दिन तक कुर्सी पर बैठे रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। एक विचार होते हुए भी वामपंथियों में टूट हो चुकी होती है। केपी शर्मा ओली की सीपीएन यानी कि यूएमएल को चुनाव में 78 सीटें मिली है, यानी प्रचंड से लगभग 2.5 गुना अधिक। फिर भी ओली का कांग्रेस विरोध इतना तीव्र है कि वह उसे सत्ता से बाहर रखने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। नेपाली कांग्रेस की सत्ता से बाहर रखने में वामपंथी सफल हो गए, लेकिन क्या वे अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? ऊपरी तौर पर यह तो संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन नेपाली राजनीति की बात किया जाए तो जो वहाँ का जो निवासी है, जो समझता है वहाँ का राजनीति, तो उसमें यह कुछ बोलने के तैयार नहीं है कि यह जो चल रहा है वहाँ का नज़ारा आगे क्या होगा। तो इस पर पड़ोसी राष्ट्र पर नज़र रखना होगा, क्योंकि चीन के जस्ट सटा हुआ है। तो आंतरिक उठापटक भारत नेपाल की द्विपक्षीय संबंध को भी प्रभावित कर सकती है। जैसा कि कालापानी विवाद हुआ था, भारत और नेपाल के बीच जो संबंध था उसको खराब करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद है कि राजनीति को इतना गंदा बना दो कि आने वाली नस्लें सेवा सब सुनकर ही कांप उठे। आम चुनाव से पहले ही इतिहास का यह सबसे गंदा चुनाव होने जा रहा है। जब सब पार्टियां अलग अलग विचारधारा रखती है तो चुनाव भी सबको अपने अपने मुद्दे पर लड़ना चाहिए। चुनाव के बाद अपने मुद्दे पर कायम रहना चाहिए, मगर उनमें सत्ता की भूख इतनी है कि वे कोई भी समझौता कर लेती है। अभी जिस तरह से नेपाल में नई सरकार का गठन किया गया है, वह सभी को सोचने के लिए बाध्य करता है कि नेपाल में राजतंत्र ठीक था या आज की यह व्यवस्था ठीक है। यानी कि कुछ भी कह के चुनाव जीत जाइए, सीट ला लीजिए, और वह इतना पावरफुल हो जाता है, वह जिसके पाले में गया उसी का सरकार बनेगा। तो यह जो वहाँ का आदमी है वह सोच रही है कि क्या यह राजतंत्र ठीक था या आज का यह लोकतंत्र। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुष्पकमल दहल के पास 30 दिनों का मौका है कि वह नेपाल की संसद के निचले सदन में अपना बहुमत साबित करे। यह कोई मुश्किल काम नहीं लगता। बहुमत हासिल करने के लिए उनको 138 सांसदों का समर्थन चाहिए, क्योंकि निचले सदन की सीटों की संख्या 275 है। आंकड़ा यह बता रहा है कि दहल के पास 169 सांसदों का समर्थन है। चूँकि इस गठबंधन को बहुमत हासिल हुए हैं और साम्यवादी विचारधारा पर भी सभी दल एकमत हैं, इसलिए यह अंदेशा गलत जान पड़ता है कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। दहल ने उचित ही कहा है कि नेपाल की राजनीतिक पार्टियों में बेशक संघर्ष है, लेकिन उनमें एकता भी है। चूँकि जनादेश के हिसाब से सरकार बनी है, इसलिए हमें इसके कार्यकाल पूरा करने को लेकर संदेह नहीं करना चाहिए। वाक्य था वहाँ की राजनीतिक पार्टियों का, जो कि दहल के
पार्टी था, उन्हीं का यह विचारधारा था। तो यह सही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का चेहरा लगातार बदलता रहा है। साल 2008 के बाद से जब यह गणतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई है तो कई नेता कई बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मगर इसका अर्थ यह नहीं कह सकते हैं कि जो है नई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। तर्क वितर्क हो रहे हैं। ओली और प्रचंड की सरकार का गणित तो मिलना ही था, लेकिन यह गठबंधन अब सभी पार्टियां सहमत है और एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। फिर भी किसी तरह के शक सुबह की गुंजाइश कहाँ है। माओवादी केंद्र नेकपा यानी MLA माले, इसे कहते हैं MLA, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जैसे तमाम दलों ने शुरुआती 2.5 साल के लिए प्रचंड पर भरोसा जताया है, जबकि अगले 2.5 साल KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री पद पर भी दोनों पार्टियों के नेता बारी बारी से बैठेंगे, इसलिए गठबंधन टूटने की कोई आशंका परवान चढ़ती नहीं दिख रही है। लेकिन जिस प्रकार से एक बार कश्मीर में भी बना था भाजपा और वहाँ का जो लोकल पार्टी है महबूबा मुफ्ती की, वहाँ पर भी बना था, लेकिन जब जब शासनकाल खत्म हुआ, दूसरा का स्टार्ट होने वाला था तो वह पार्टी टूट गई। क्या इस बार भी नेपाल में इसी तरह का होने वाला है? तो देखना दिलचस्प होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकारका लागि भोट माग्दैछु। यो त्यतिखेर मात्र सम्भव हुनेछ जब तपाईँले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्। धन्यवाद।